नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। आई होप दैट आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के अभी तक जितने भी बोर्ड के पेपर हुए हैं आप अच्छे ही गए होंगे। आगे आने वाले जो पेपर है, आगे जो मैथ्स इस वीक में मैथमेटिक्स के पेपर आने वाले हैं, आपको 100% उसको कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है, हौसला बना के रखना है। तो हौसला आपका बिल्कुल भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। प्रॉपर आपने प्रैक्टिस पूरे साल में किया है तो प्रॉपरली आपको ये सभी चीज़ें एज इट इज़ रिफ्लेक्ट आपके आंसर शीट में होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत एक शायरी मुझे याद आती है, जो जैसे कि आपका मंजिल है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है या बाकी सभी सब्जेक्ट का मिलकर आपको करना है। तो रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जब आप पढ़ाई करते हैं, प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आपको मंजिल, आपकी जो मंजिल है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता है। इसलिए वी हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जितना भी आपने किया है कॉन्फिडेंस के साथ किया है, पूरे साल में किया है, वही कॉन्फिडेंस आगे लेके जाना है। तो हमने जो स्टार्ट किया है यहाँ पर यूट्यूब का ये सीरीज़ है, वन शॉट सीरीज़ में मैथ्स के जो अलजेब्रा, हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 है अलजेब्रा का, तो उसमें हम 2 पार्ट करेंगे। अगर मैं प्रॉपरली इसका रिवीजन या पीवाईक्यू के साथ कॉम्पैक्ट करूँगा, लेकिन अगर मैं प्रॉपरली अगर इसको नहीं करूँगा, रिवाइज नहीं करूँगा तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैंने इसमें 2 पार्ट किए। अगर एक पार्ट में बनाऊँगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन सकता है। इसलिए आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वन शॉट सीरीज़ है, पार्ट 1 है। हम आप सभी के साथ प्रॉपरली रिवीजन यहाँ पर होगा और रिवीजन के समय पहले जो 3 चैप्टर है वो पहले 3 चैप्टर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। ये वन शॉट सीरीज़ है, इसका पार्ट 2 मैं अगले दिन आपके सभी के लिए अवेलेबल हमारे चैनल पे कर दूंगा, ठीक है। सो पार्ट 1 आपको पता है मैथमेटिक्स हमारा 40 मार्क्स का पेपर है, बहुत ईजी है, 2 घंटे इसके लिए मिलते हैं। 2 घंटे इनफ है सभी के लिए, बहुत मतलब जिसने प्रैक्टिस किया है प्रॉपरली, बहुत इजी पेपर रहता है। 4 MCQs रहते हैं, 4 मार्क के लिए 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी एक्टिविटीज़ ये सब आपको पता है, 4 मार्क की एक्टिविटीज़ है, फिर से एक बार 3 मार्क के क्वेश्चन में एक्टिविटीज़ है। तो यही अगर हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 40 मार्क्स का पेपर, उसमें से 21 मार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन पकड़ के। सो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसे ही भी थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, इतने भी नहीं होते हैं, बट जो 50% पेपर आता है, 50 या 51% पेपर, वही उसी हिसाब से सेट किया होता है कि कोई भी नॉर्मल सा बच्चा वो क्वेश्चन पेपर क्या करे, टैकल कर सके और लिख सके। इसलिए डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं आपको। अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी किया है पूरा साल, अगर जिसने नहीं भी किया है या लास्ट मंथ में जिसने स्टार्ट किया है, डरना बिल्कुल नहीं है। आप अभी भी आउट ऑफ मार्क्स लेके मैथमेटिक्स में आ सकते हैं। सो ठीक है, बिल्कुल हौसला हारना नहीं है, प्रॉपरली आपको इसमें पढ़ाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ योर सिलेबस। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, आपने ये चैप्टर पहला है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर है। पहले 3 चैप्टर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इस वन शॉट सीरीज में देखेंगे। 1.5 आवर का मैक्सिमम ये वीडियो बन जाएगा, तो आधा घंटा हम प्रॉपरली इसको रिवाइज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या क्या है और उसको कैसे करना है। देखो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में। अगर आपको कंसेप्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए whatever the concept which are provided, which we are already taught during this throughout the year, that must be replicating in your answers, okay। so concept पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपरली और उसके बाद देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिया है। लीनियर इक्वेशन बोला है आपको, मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशंस अगर होते हैं तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के मेथड्स क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, मेथड्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड लास्ट वन इज द उसका एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ में, उसका एप्लीकेशन क्या होता है ये आपको यहाँ पर देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सभी को आपको पता है।
तो वही पॉलिनोमियल जो होती है अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। कोई भी पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल वी इक्वेट विद जीरो देन इट बिकम्स अ इक्वेशन। सो हियर लीनियर इक्वेशन इज देयर। लीनियर पॉलिनोमियल वी ऑलरेडी स्टडीड। लीनियर पॉलिनोमियल इज नथिंग बट जिसका डिग्री 1 होता है, जो वेरिएबल है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में देखना है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होते हैं। तो जनरल आपका फॉर्म, यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल आप देख सकते हैं, x है y है, देर आर 2 वेरिएबल्स एंड इन दैट 2 वेरिएबल्स द डिग्री मस्ट बी 1 व्हेन एनी इक्वेशन इज सेड टू बी द लीनियर इक्वेशन इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1। अगर 1 नहीं है तो वो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पर कंडीशन है ए बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी जो एक कोएफिशिएंट्स आपके बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी, ए और बी क्या आपके कोएफिशिएंट है, ए सी कांस्टेंट नंबर है, दैट ऑल विच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए और बी को हम 0 करते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बचेगा। सपोज अगर हम इसको पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 0, तो 0 की जगह पुट करेंगे तो आपको ओ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो सपोज 0 किया तो ये 0 हो जाएगा, बी वाई प्लस सी रहेगा तो इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू इसके ऊपर बहुत बार पूछते हैं कि सपोज दिस इज द गिवन इक्वेशन इज देयर, ठीक है। डायरेक्टली हम एक देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पर दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। एंड ऐसे 2-3 इक्वेशन मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, 2-3 हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/10। नाउ थर्ड इक्वेशन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू √5। Now suppose these 3 examples are given in front of you in the question paper and they have to, the question is like that, the question they are asking, identify from the below which are the linear equations and which are not. So it is very simple. Now according to your definition, okay, definition, what the definition says that the first, the degree of the variable must be 1, degree 1 होना चाहिए तभी आपका है, तो ये डिग्री आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपका linear equation है। दूसरे में क्या है बोला है कि ये इक्वेशन आप देख सकते हैं 2/x है, 3/y है और 1/10 है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डिग्री 1 होना चाहिए। ये 2/x है, x डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर y भी डिनोमिनेटर में। अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है, अगर वो न्यूमरेटर में, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इसका डिग्री 1 है, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c है, यहाँ पर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए हमको पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो x रेस टू क्या होगा, ये यहाँ पर 2 है, तो एज इट इज 2x रेस टू -1 प्लस 3y रेस टू -1 इज इक्वल टू 10 रेस टू -1। तो ए कांस्टेंट टर्म में ए कोई भी चलेगा, हमको कुछ इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, पावर इसका -1 हो गया, लेकिन हमारा पावर डेफिनेशन के हिसाब से 1 होना चाहिए, इसलिए ए आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर जो दिया था ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, पहला है। दूसरा भी देखो, रूट अगर आपके सामने आता है तो उसको डरना नहीं है। रूट मतलब आपको खाने वाला नहीं है, ठीक है। रूट दिया है, रूट में कोई भी वैल्यू होता है तो नॉर्मली एक वैल्यू है, लेकिन रूट के अंदर है, इसलिए बच्चे डरते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर पावर इसका होना चाहिए 1, ठीक है। तो ये आपका पावर यहाँ पर हो गया 1, इसका √2 का कोई लेना देना नहीं। हमने यहाँ पर लिखा है ABC बिलोंग्स टू R है। ABC बिलोंग्स टू R का मतलब कोई भी रियल नंबर उसमें आता है, तो रियल नंबर इज सबसेट ऑफ ऑल द नंबर्स, ये आपको पता है बेसिकली। तो x रेस टू 1, y रेस टू 1, ठीक। सो दिस, इसका पावर 1 है, डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन। सो क्वेश्चन बहुत बार PYQ अगर आपने एनालिसिस प्रॉपर किया होगा तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं और आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर? तो ये आपको समझना है कि ये ऐसे कैसे आइडेंटिफिकेशन उसका करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपको क्या करना है कि नेक्स्ट मेथड में आपको चेक करना है हाउ टू सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये आपको यहाँ पर देखना है। तो बेसिकली ए हो गया जनरल फॉर्म। ए अगर एक इक्वेशन है तो ऐसा होता है, अगर सपोज 2 इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है। अगर 2 इक्वेशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन देते हैं जनरली सॉल्व करने के लिए, तो एक मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर एक इक्वेशन है तो ax प्लस by है। अगर 2 इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी सिस्टम यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया जाता है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो ये आपका ये दोनों इक्वेशन बाद में हमारे लिए चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस साइड रख दिया है। तो इसी से ये हमने डिराइव किया है। एक इक्वेशन है तो सिंगल, यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये आपके क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y।
तो दीज आर द अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द टू इक्वेशंस आर गिवन देयर। ओके, ये हो गया आपका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस हाउ मेनी मेथड्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपको डिस्कस यहाँ पर करना है। तो व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? एनीवन, आपको सबको पता होगा सॉल्यूशन मतलब होता क्या है। अगर मैंने ये दो इक्वेशंस दिए हैं, ये दो इक्वेशन का आपको करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब आपको क्या करना होता है कि ऐसे x और y जो वेरिएबल्स है, ऐसे आपको वैल्यू फाइंड करना है जो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अभी सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में अगर वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में 0, राइट हैंड में 0, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया है उसी हिसाब से वो LHS एंड RHS इक्वल होना जरूरी है। सो यहाँ पर मेथड्स जो है, हमको मेथड्स यहाँ पर दिया है, एक एक मेथड करके हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 to 5 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट इज द देयर आर ग्राफिकली मेथड, अल्जेब्राइकली मेथड। ग्राफिकल एक मेथड है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता है ग्राफिकली। दूसरा अल्जेब्राइक मेथड है, उसमें 2 मेथड्स है, 3 मेथड दिया है। एक होता है, पहला जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और क्रैमर्स रूल मेथड या डिटरमिनेंट मेथड है, और चौथा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 4 मेथड्स आपको दिया है जो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है अल्जेब्रिकली, मतलब आपको सॉल्व करना है प्रॉपर्ली। और एक मेथड ग्राफिकली है। ग्राफिकली का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में आपको जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना है। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो सेग्रीगेशन है आप सभी को पता है, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हर एक बार कभी कभी क्वेश्चन ग्राफिकल की 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है तो कैसे करना है, मैं अभी सभी एक 1 by 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला मेथड मैं यहाँ पर लेता हूँ ग्राफिकल मेथड, और बाद में जो अल्जेब्रिकली मेथड है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स मेथड्स आर देयर। एक होता है ग्राफिकल मेथड है, और दूसरा है अल्जेब्रिकली। ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली, और इधर है अल्जेब्राइक मेथड है। दूसरा कौन सा है? अल्जेब्राइक मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफिकल मेथड। अभी ग्राफिकल मेथड क्या है और ग्राफिकल मेथड में करना क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, मतलब सपोज बहुत बार क्वेश्चन देखो बहुत कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देते हैं। अगर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है तो बोलते हैं कि दीज आर द इक्वेशन गिवन दैट एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। लास्ट ईयर एक एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा था कि एक्टिविटी ऐसे दिया था, बॉक्स बना के, और उसमें आपको दिया था, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस दिए थे, आपको उसमें फिल करना था। क्वेश्चन ऐसा था कि व्हिच आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स टू ड्रॉ, मतलब देखो वर्डिंग जो आपको याद रखना है, टू ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने के लिए कौन से आपके पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पर मैं टेबल यहाँ पर बनाता हूँ, एक इक्वेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 6, तो आपको ए एम्प्टी बॉक्सेस फिल करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस 2 इक्वेशन का टू ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने के लिए, उन्होंने बोला नहीं कि ड्रॉ करो, टू ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने के लिए आपके कौन से यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, होता है 1-2 मार्क का क्वेश्चन, उसको 4 मार्क का करके जाते हैं, ये प्लॉट भी करते हैं उस पॉइंट पे, तो प्लॉट उसको करना नहीं है। टू ड्रॉ का मतलब होता है कि आपको ए करना है। और सॉल्व बाय ग्राफिकली, अगर ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या गिवन 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व ग्राफिकली, अगर ऐसा बोला है तो आपको क्या करना है, वो ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, 2 टेबल बनाने हैं प्रॉपरली। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर टू ड्रॉ आता है तो टू ड्रॉ में ऐसा होता नहीं, जो जितना पूछा है उतना ही करने का। बहुत सारे बच्चे ज्यादा करके आते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो मेन क्वेश्चन उनके करने वो बाकी रह जाते हैं, फालतू में इधर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको टाइम अपना वेस्ट करना नहीं है, एग्जाम में टाइम सेव करके चलना है। देखो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस, एक नॉर्मल इक्वेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इक्वेशन है, सपोज दैट x + y = 10 दिया है, ओके, और दूसरा दिया है x - y = 6 है। So there are 2 equation in front of you and the question is that solve this equation graphically. ग्राफिकली करने के लिए 2-4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, और आपको ग्राफिकली करने के लिए पहले तो कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, ठीक है। ग्राफ होता है, आपको पता है, जो इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा आपको प्लॉट करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना है मतलब आपको ग्राफ निकालना पड़ेगा वहाँ पर। तो ग्राफ निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होना चाहिए। कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब ग्राफ में जो पॉइंट्स यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स पता होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट्स मतलब जैसे कि यहाँ पर आपका सिस्टम, यहाँ पर है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करने के लिए पॉइंट तो पता होना चाहिए, तो वही पॉइंट्स हमको इसी इक्वेशन से निकालने हैं। तो इसी इक्वेशन से निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, एक टेबल आपको बनाना है। अभी देखो ये एक सिंपल इक्वेशन है, मैंने बहुत बार बच्चों को बताया है कि इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल वे से आप कर सकते हैं, 2 पॉइंट में भी कर सकते हैं, अगर किसी को 3 पॉइंट चाहिए तो 3 पॉइंट में करो, लेकिन मिनिमम
3 कर ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ठीक है, ज़्यादा करना नहीं है। कुछ लोग 4 करके बैठते, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये x प्लस वाई है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो मैं जनरली बताता हूँ कि पहले एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो, जो आपको मिलेगा उसके बाद तो हमेशा पहला वैल्यू x का पुट करो, 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 10 आएगा, और यहाँ पर y 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर मिलता है, जैसे कि एक टेबल है, प्रॉपरली आप बना सकते हैं x, y, एक ऑर्डर्ड पेयर हम लिखने का ही तरीका है। तो यहाँ पर 0, 10 है, और यहाँ पर है 10, 0 है। ठीक है, वैल्यूज़ आपको ऐसे चॉइस करके लिखना है जो आपके इस प्लॉट कर सके, मतलब ग्राफ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट ग्राफ के अंदर होना चाहिए, मतलब मिनिमम 10 के आगे या 10 के नीचे आगे वाला लेना नहीं है। यहाँ पर एक बाकी है, आप कोई भी वैल्यू दे दो, यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए आसान लग रहा है, यहाँ पर मैं 2 और 3 लगाता हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू लिखना है। ठीक है, तो ऐसे टेबल बनाना है। मार्क कैसे बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इस टेबल के लिए ही मार्क होता है, आपने जो कैलकुलेशन किया है उसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाता है। टेबल के लिए मार्क का 100% दिया जाता है, कैलकुलेशन के लिए कोई मार्क नहीं। सपोज यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया 10 - 2, ये को आपका आ गया 2,8। क्लियर। सेम इसको क्या करना है, इसके आपके टेबल बनाना है, ये आपको टेबल आएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ पर सेम करना है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो आपका x, y और x, y है। एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0 करो। ठीक है, x को 0 किया तो y आएगा कितना, -6 आएगा। यहाँ पर y को 0 किया तो 6 आएगा। इसको सपोज मैंने x को 5 किया है तो ये जाएगा -1, तो ये यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, साइन चेंज होगा तो -1 हो जाएगा। सो ये 0,6 है, -6, 6,0 और 5 -1 है। गॉट इट। तो ऐसे टेबल है। देखो मार्क देने का तरीका कैसा है, देखो ये आपको हाफ मार्क्स होते हैं, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए हाफ मार्क हो जाता है। तो ये टेबल के लिए 1.5 और ग्राफ प्लॉट करने के लिए 1 मार्क। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछते हैं, जनरली 4 मार्क क्वेश्चन है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, देन वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस टेबल शुड बी क्लियर। और ये आपके हाथ में मार्के बहुत सिंपल होते हैं, इसको कभी भी लूज करना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत करते हैं, उनको पता है कैसे करना है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक करके, इसलिए दिमाग आपका ठंडा होना चाहिए, वहाँ पर साइलेंट आप रहना बहुत जरूरी है, आपका दिमाग। ठीक है, तो ये मार्क यहाँ पर लूज करना नहीं है। 4 मार्क आपके हक के है, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है तो ओके। अभी ये जो है पॉइंट, इसको हमको इस ग्राफ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट ये आपका x है, x डैश, y डैश, ये क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट्स में आपको वैल्यू पुट करना पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि किसमें क्या पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉजिटिव। यहाँ पर x, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, ये दोनों की यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, यहाँ पर प्लस माइनस है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ा है। तो पॉइंट प्लॉट करने के लिए अभी 0, 10 पॉइंट है, तो कहाँ पर जाएगा वो, एक्सिस पे होना चाहिए। मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 10 है, तो 0, 10 मतलब y के ऊपर जाएगा। सपोज यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 10 है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, 0, 10 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 10, 0, 10 मतलब x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपका ये क्या हो गया, 10, 0 हो गया। और दूसरा आपका है 2, 8, 2 कहाँ पर, सपोज यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, यहाँ पर 8 है, तो 2, 8 ए पॉइंट हो गया। तो ऐसा एक लाइन का इक्वेशन आपका जाएगा, तो ये एक लाइन हो गया इक्वेशन का। जनरली बेसिकली सबको पता है। दूसरा लाइन सपोज मैं डायरेक्टली अभी ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा सपोज आएगा। तो ये आपके हो गए प्लॉटिंग। प्लॉट करना बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बहुत सारे बच्चे ये सब करके भी आगे लिखते नहीं है आंसर क्या है। आंसर क्या होता है, आंसर यहाँ पर जो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उसका सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन का मतलब होता है इफ एनी 2 लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो डोंट forget to write the answer where therefore this is the solution of this above 2 equation। मतलब यहाँ पर सपोज यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 है, so therefore you can write 9, 1 is the solution of given two simultaneous equation। अगर ये आप नहीं लिखेंगे ना, आपको आधा मार्क काटा दिया जाएगा, बिकॉज आपने सोल्यूशन ही लिखा। आपको पूछा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, बट यू डिडंट राइट द सोल्यूशन, दैट्स व्हाई योर मार्क विल बी डिडक्टेड इन दिस केस।
सो ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक करना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके 4 मार्क इसमें 100% फिक्स हो जाएंगे। कोई भी इक्वेशन दे दो, कोई भी कुछ भी दे दो, आपको मेथड्स पता होना चाहिए, टेबल बनाना है, इसके कैलकुलेशन वगैरह फालतू में करना नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते बैठते, जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करना पड़ता है आपने वैल्यूज कहाँ पर लिखा है। तो बेस्ट वे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, टेबल बना है प्रॉपर्ली, आप रफली कैलकुलेट करो, लेकिन खाली टेबल बनाओ। टेबल के लिए ही मार्क होता है, कैलकुलेशन के लिए मार्क नहीं होता है। मैंने बोर्ड पेपर बहुत बार चेक किए और जो हमको आंसर किया आता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए कोई मार्क होता नहीं है, या इस केस के लिए बता रहा हूँ, खाली ग्राफिकल इस टेबल के लिए। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा ग्राफिकल का हो गया। ग्राफिकल मेथड कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो आपका अलजेब्राइक मेथड है, तो 1 by 1 देयर आर 4 मेथड्स आर देयर, सो 1 by 1 वी विल डिस्कस नाउ पहला मेथड जो आपको दिया है यहाँ पर, फर्स्ट मेथड जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड for what? Substitution method is for what? Substitution method for solving the given two simultaneous linear equations। मतलब दो इक्वेशंस आपको दिया जाएगा और उस दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करना है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कोई भी दो इक्वेशन पकड़ लो आप, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन फिर से एक बार देता हूँ। सपोज आपको दिया है 2x - y इज इक्वल टू, ऐसा दिया है कि 6 है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन दिया है कि x + y इज इक्वल टू 10 दिया है, ठीक है। x + y कितना दिया है, 10 दिया है, और इक्वेशन हो गया 2। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्या आता है कि खाली सॉल्व होता है, सॉल्व और ये दो इक्वेशन दिए होते हैं। कभी कभी क्या वो डायरेक्टली बोलते हैं कि सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि सॉल्व, देखो अगर सॉल्व आता है तो अच्छा है, मतलब उसी में आप कोई भी मेथड यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आया है सॉल्व और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है, तो आपके लिए वो अच्छा है। बिकॉज 3 मेथड है ना, एक एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी वो जो डिटरमिनेंट मेथड है, वो तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डिटरमिनेंट से जाते हैं कि वहाँ पर कैलकुलेशन का रिस्क कम होता है, इसलिए अच्छा है। अगर सॉल्व आया तो आप सभी के लिए अच्छा है। अगर इसके लिए कि पर्टिकुलर बोलते हैं, इन पर्टिकुलर सॉल्व दिस मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व दिस मेथड बाय डिटरमिनेंट और सॉल्व दिस मेथड बाय एलिमिनेशन, देन यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर मेथड्स। सो रिमेंबर दिस। तो पहले क्या करना है हमको, देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब कोई भी इसमें से दो इक्वेशन में आपको चॉइस करना है कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एनी अदर वेरिएबल। मीन्स व्हाट, we choose any equation, first or second, and in that equation we have to write, there are two variables, we know that x and y are the variables. In that two variables we have to write any this equation in terms of x or in terms of y. Suppose I will write this equation in terms of x, so what happen here, this equation, so in x is equal to this, y will go to that side, so 10 minus y, so x का वैल्यू कितना आया, 10 minus y, इक्वेशन 3 हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो x है, x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया, इन टर्म्स ऑफ x हमने लिखा है और y इस साइड आपको शिफ्ट किया है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अभी सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 माइनस y इन इक्वेशन। देखो जिस इक्वेशन से आपने ये बनाया है, ठीक है, जिस इक्वेशन से आपने ये बनाया है, इस इक्वेशन में आपको पुट करना नहीं है वैल्यू, वही से इसी इक्वेशन से बनेगा, इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसी इक्वेशन जो आपका वैल्यू आया है, जो पहला इक्वेशन में आपको पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। सो इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, सो व्हाट वी गेट हियर, 2x - y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। 2x का वैल्यू कितना है, 10 माइनस y, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर है 6, यहाँ पर x का वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है जनरली, सॉरी यहाँ पर माइनस y है, तो 10 माइनस y इज इक्वल टू 6 है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 6 आ गया। ये कितना हो गया, 20, ओके। ये -6 यहाँ पर है, ये -3y इस साइड जाएगा तो +3y होगा, इज इक्वल टू 3y। ये कितना हो गया, 6 गया, 14 आ गया, 14 इज इक्वल टू 3y। सो y का वैल्यू कितना आता है, 14/3। तो y का कितना वैल्यू आया, 14/3। तो यही y का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपको x यहाँ पर मिलने वाला है। तो अंडरस्टैंड करो मेथड क्या है, पहले आप अंडरस्टैंड करो, ये कैसे सॉल्व करना है आपको सबको पता है, ये बहुत सिंपल मेथड से आपको सभी को आता है। तो पहले क्या करना है, जो इक्वेशंस दिए हैं आप चॉइस करो, कोई भी आप इन टर्म्स ऑफ x लिखो या इन टर्म्स ऑफ y लिखो। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ y लिखता तो क्या होता, 10 - x होता, तो वही 10y इसका इधर पुट करेंगे तो आपको यही मिलेगा।
और जो वैल्यू आया है ये वैल्यू हम इस जगह पर पुट करेंगे। y का मिला है तो y का इधर पुट करेंगे तो आपको x मिलेगा, x मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है। क्लियर, गॉट इट। नाउ इससे सेम इक्वेशन अगर हम दूसरा मेथड है, वो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन वर्ड में ही आपको सब समझ में आता है कि एलिमिनेट करना है हमको। क्या एलिमिनेट करना है, कोएफिशिएंट तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, आपको जो वेरिएबल है हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। हमारा एम पूरे चैप्टर में क्या है कि हमको सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स और वाई के आपके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं जो आपको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं। जनरल बेसिक रूल एक है, अगर कोएफिशिएंट सेम है, कोई भी दो वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में कोई भी कोएफिशिएंट अगर सेम होता है और उसमें साइन अपोजिट होता है तो आप डायरेक्टली एडिंग करो, ठीक है। या इस केस में क्या है, y का कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी y का कोएफिशिएंट 1 है और दोनों भी अपोजिट है, अपोजिट साइड से, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। अगर इस केस में अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, यहाँ पर ऐड करके चलता क्या नहीं करता, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होकर आपको ए मिलने वाला है। दो ही रूल है, एक अपोजिट साइड होना चाहिए, पहले तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। एलिमिनेट करने के लिए जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। सेम करने के बाद ही आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेथड बहुत सिंपल है, इक्वेशन 1 और 2 है, एडिंग अगर इसको हम प्लस करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर 3x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा 16 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 16/3, ये आपका x का यहाँ पर वैल्यू है। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। और यही वैल्यू हम कोई भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट यहाँ पर x इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है x का वैल्यू पुट करना है। तो 16/3 प्लस y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है या इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर भेज सकते हैं, कुछ भी करो आपकी मर्जी। y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है 10 माइनस आएगा 16/3, ठीक है। 10 यहाँ पर कितना आएगा, y इज इक्वल टू 10 3 30 है, 30 माइनस 16 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3, तो ये 14 आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 14/3। तो जो वैल्यू मैंने अभी निकाला था इस पहले वाली इक्वेशन में वही y का वैल्यू है, तो x का इतना वैल्यू है। तो वही सेम इक्वेशन हम तीनों भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेथड्स क्या क्या आपको यूज करने हैं। अंडरस्टूड, आई होप दैट आपको ये सभी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप देख लो एक बार, तब तक मैं एक पानी पीता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नाउ एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है आपका जो है डिटर्मिनेंट मेथड, और डिटर्मिनेंट मेथड को ही हम बोलते हैं कि क्रैमर्स रूल मेथड है। क्रैमर्स नाम का एक साइंटिस्ट, उसने डिटर्मिनेंट का यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड उन्होंने डिस्कवर किया है उसी के नाम से क्रैमर्स रूल हो गया। उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं और डिटर्मिनेंट मेथड भी बोला जाता है। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है, कौन सा है वो, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड, और इसको हम क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से दूसरा हम नाम उसका है क्रैमर्स रूल मेथड। क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स रूल मेथड है। तो दोनों नाम है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्व द गिवन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल मेथड। या कभी कभी एक्टिविटी में 3 मार्क में मैंने बहुत बार इसको देखा है कि 3 मार्क के लिए डी डी एक्स डी वाई का वैल्यू आपको दिया फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो फाइंड कैसे करना है, ठीक है। अबे डिटरमिनेंट पहले होता क्या है, डिटरमिनेंट आपका जो है डिटरमिनेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन वर्टिकल है, इसमें ए बी सी डी आपको यहाँ पर दिया है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए ए 2/2 का इसका जो ऑर्डर होता है 2/2 होता है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इस 2/2 का मतलब होता है 2 रो है 2 कॉलम है। तो डिटरमिनेंट जो वर्टिकल लाइन में हम इसे लिखते हैं, इसको सोल्यूशन, डिटरमिनेंट का सोल्यूशन होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सो यहाँ पर ए डी माइनस बी डी बी सी। सो डी का जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो ए डी माइनस बी सी होता है। अगर देखो क्वेश्चन 1 मार्क के लिए कोई आपको पूछता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सिंगल नॉर्मल इक्वेशन, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिया था, उस केस में ए बी सी डी उसके कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट आपको डिटरमिनेंट में लेना है और उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। इट्स वेरी सिंपल। सो ए डी माइनस बी सी मतलब 2/2 का होना चाहिए। कभी कभी ऑर्डर पूछते हैं डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है 2/2, 3/2, 4/2। तो आपको पता होना चाहिए कि 2/2 ऑर्डर होता है डिटरमिनेंट का, इतना ही। क्लियर। सो यहाँ पर है आपका डिटरमिनेंट मिल गया ए डी माइनस बी सी।
ना वही डिटरमिनेंट के वैल्यू अगर ए सिंगल इक्वेशन के लिए दिया है, अगर डबल इक्वेशन ऐसे होते हैं तो क्या करना है, कौन से वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ए भी इंपॉर्टेंट है और ए वैल्यू आपके बाय हार्ट ही होना चाहिए। अगर वैल्यूज बाय हार्ट नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको एग्जाम में। इसलिए जैसे कि आपको 10 मिनट रीडिंग के लिए पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर 10 मिनट पहले, तो आप ऐसे फॉर्मूले जो आप याद नहीं कर पाते, ऐसे फॉर्मूले आपको लास्ट पेज पे पेंसिल से लिख सकते हैं आप। मतलब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हो गए जो याद नहीं रहते हैं, तो पेंसिल से आप साइड में फटाफट लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम हॉल में आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तभी, या आंसर शीट तो पहले दिया जाता है, तो आंसर शीट जब दिया जाता है तो आप जो आपको याद नहीं रहता है वही फॉर्मूले आप 100% पेंसिल से एज अ रफ वर्क करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डी का अगर आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया होता है तो डी कैसे होता है, तो डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास बहुत इजी वे से आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे होता है। तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू, यहाँ पर है A1 A2 है और B1 B2 है, ठीक है। डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है A1 A2 एंड B1 B2, क्लियर। डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है dx, तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए, d dx एंड dy। और उसके बाद जो आता है x एंड y, ये आपको फाइंड करना है, x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू क्या होता है। क्रैमर्स रूल में 5 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप। पहले d फाइंड करना होता है, d क्यों फाइंड करना है वो अभी बाद में पता चलेगा। dx क्यों फाइंड करना है, dy क्यों फाइंड करना है, बिकॉज कोएफिशिएंट्स का हम डिटरमिनेंट यहाँ पर ले रहे हैं, तो dx एंड dy आपको फाइंड करना जरूरी है। तो dx आपका होता है c1 c2 एंड b1 b2 होता है, और यहाँ पर dy जो आपका होता है a1 a2 होता है एंड c1 c2 होता है। इट मे बी करेक्ट, यस, a1 a2 एंड c1 c2 होता है। ये आपका डिटरमिनेंट, ये तीन वैल्यू d dx dy बाय हार्ट होना चाहिए, मतलब चाहिए। अगर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आए तो हाथ से छूटना नहीं चाहिए, ओके। बट हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर से x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर है x इज इक्वल टू होता है dx डिवाइडेड बाई d, ये फॉर्मूला है, और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको a फाइंड करना पड़ेगा, इसके वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे। जो भी कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया होता है, हर एक का d dx dy फाइंड करो, और वट एवर द वैल्यू वी गॉट, dx का वैल्यू d का वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, और डिवाइड करके वट एवर द सोल्यूशन इज देयर वी हैव टू राइट इन दैट वे, क्लियर। सो 3 मार्क इसमें हाथ से जाना नहीं चाहिए, बहुत ईजी मेथड है, डिटरमिनेंट मेथड, क्लियर। सो ये 4 मेथड हमारे हो गए हैं, प्रॉपरली हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसमें कोई दौरा नहीं, ठीक है। आपको आता ही है, आई नो दैट, सबने अच्छी तरह से साल भर पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से किया है, आता है, फिर भी एक प्रॉपर रिवीजन हम लास्ट मिनट में हम देखेंगे तो आप सभी के लिए अच्छा होगा, मेमोरीज में रिकॉल होगा। रिकॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम ही सब लोग भूल जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो सब इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होता है, एग्ज़ाम के पहले तो सब पता था, जैसे एग्ज़ाम के एंटर किया उड़ गया, कैसे उड़ गया पता नहीं। मतलब एक तो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है, एक पॉसिबिलिटी कि आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं किया होगा, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि एक नॉर्मल सिनेरियो है कि हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, बिकॉज प्रेशर एग्ज़ाम का होता है, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। जो लोग प्रेशर प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे। लेकिन मेरा कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके बैठेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, और सपोज 1-2 फॉर्मूला याद नहीं आया तो वो काम से गया, फिर मतलब उसको लगता है कि अरे मेरे को कुछ आता ही नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब आता है, जस्ट शांत बैठ के आपको सोचना है, आपको सब आता है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने पढ़ाई किया है साल भर तो आपको 101% उसमें आएगा। तो देखो ये हो गया हमारे मेथड्स, हमको फास्ट लेना है थोड़ा सा, बिकॉज 3 चैप्टर हमको कवर करने। हमारा एक लास्ट मेथड इसमें से बाकी है जो इस चैप्टर का है, वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या होता है, दूसरा मेथड है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इसका रिड्यूस करने का मतलब क्या है, देखो बहुत बार ऐसे इक्वेशन यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, एक कोई तो वेरिएबल या रिप्लेस इसके वैल्यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज दिया है यहाँ पर 2/x दिया है, ओके, -3/y दिया है, या कभी कभी यहाँ पर x + y दिया है, यहाँ पर x - y दिया है, x - y दिया है, और इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पर दिया है 15, ओके। और सेम दूसरा इक्वेशन ऐसे यहाँ पर दिया है कि दूसरा दिया है, फॉर एग्जांपल 5/x + y है, +8 दिया है x - y इज इक्वल टू 25 दिया है। तो देखो ये क्या है,
ये भी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। तो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा, अगर पूछेंगे तो 100% 4 मार्क के लिए ही पूछेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन या जनरल फॉर्म दिस फॉर्म इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच भी नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ रिड्यूस करना है हमको, मतलब वट एवर द, यहाँ पर देखो x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम है सबका, दोनों जो वेरिएबल्स यहाँ पर है, दोनों टर्म है, दोनों इक्वेशन में इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है अलग अलग टर्म के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, अभी इसको हम कैसे रिप्लेसिंग क्या करेंगे, ए 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई के लिए हम बोलेंगे यम, और यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसके लिए क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। क्लियर, 1 अपॉन 2 यहाँ पर बोलेंगे आप कहाँ से 1 आ गया, ये 1 होता है यहाँ पर 2 इंटू 1, तो ये टर्म जो है इसके लिए और ये टर्म है इसलिए, ये 3 साइड में रहता है, 3 तो न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसके लिए यम रिप्लेस करेंगे और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन। ऐसा हम क्यों करें, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको जो इक्वेशन दिया है उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का डिग्री हमेशा होना चाहिए 1, मतलब जो भी वेरिएबल एक्स और वाई है उसका डिग्री होना चाहिए 1। वेरिएबल कोई भी चेंज हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपका एक्स और वाई, कोई भी हो सकता है आपकी मर्जी का, इसलिए हमने वेरिएबल को चेंज किया, एम और एन लिया। अभी इसको हम रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, तो क्या आएगा यहाँ पर, देयरफॉर ये 1 इसकी जगह हमने क्या किया यम, तो ये 2 एज इट इज है, यहाँ पर क्या आएगा यम आएगा, ये -3 एज इट इज है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए एन आएगा इज इक्वल टू 15। तो इक्वेशन नंबर ये 3rd हो गया, ये आपका 1 हमने इक्वेशन नाम देना है 2, ठीक है। सेम केस यहाँ पर आएगा 5m माइनस यहाँ पर है प्लस 8n इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 4 है। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, हमने क्या किया इसको रिप्लेस किया। अभी क्या बन गया, ये दोनों इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अभी अगर आप ये 3rd और 4th इक्वेशन लिख पाते हैं तो इसके आगे बहुत सिंपल है, तो इसके आगे का मैं अभी करूंगा नहीं, जस्ट आप कोई भी एक मेथड आप यूज करो, एलिमिनेशन यूज करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, डिटरमिनेंट यूज करो, एनी मेथड से आपको क्या होगा यम और एन का वैल्यू आपको मिलेगा। मतलब यम एन इसका जो वैल्यू है, कोई भी सॉल्व करो इक्वेशन, यम एन का वैल्यू आपको मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 10 और इसका 20 आ गया, ठीक है, यम कितना आ गया 10, एन कितना आ गया 20 आ गया। ये सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशंस आते हैं उसको एलिमिनेट करके ये सब करके आपका 10 और 20 आया। सपोज आंसर नहीं है, ऐसे ही मैंने लिखा है 10 और 20, तो ये 10 और 20 अभी ये आपका सोल्यूशन है क्या, नहीं है, हमको एक्स और वाई का सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यम एंड एन, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यम एंड एन इन द अबव इक्वेशन। तो रीसब्स्टिट्यूट करके आपको क्या मिलेगा, फिर यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके लिए हमने क्या पुट किया था, यम के लिए ये पुट किया था, तो यम के लिए आपका ए ऐसा है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या आ गया, यम का वैल्यू मिल गया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 10, तो इससे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 1 होगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन जितना भी आपको यहाँ पर 4, 5 जितना भी है मिलेगा। तो फिर से एक बार आपको क्या होगा, और 2 इक्वेशन मिलेंगे, मतलब और 2 टोटल इसमें 8 इक्वेशन ऐसे मिलते हैं। ये पहले 2 इक्वेशन, इसको रिड्यूस किया, उसके 2 इक्वेशन, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, वो आगे 2 इक्वेशन बनेंगे, वैल्यू रिप्लेस किया, वो 2 इक्वेशन आपको मिलता है। मैक्सिमम 8 to 9 इक्वेशन यहाँ पर बनते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ईजी, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये आपको 4 मार्क देके जाएगा आसानी से। तो देखो ये हमने एम के लिए किया तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया, सेम एन के लिए 20 पुट करेंगे तो ये आपको तीसरा वैल्यू मिलेगा, मतलब इक्वेशन मिलेगा। फिर से एक बार आपको एलिमिनेशन या कोई भी मेथड इसमें से यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बहुत सारे लोग उसको स्किप करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली इसको करो, लेकिन कैलकुलेशन के ऊपर आप खुद का भरोसा होना चाहिए। थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हो जाएगा तो वैल्यू गलती हो सकता है, इसलिए माइनर मिस्टेक बिल्कुल भी करना नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है और कैलकुलेशन प्रॉपर करना है। जिसके कैलकुलेशन प्रॉपर है वो कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। नहीं तो आप इतना 2-4 पेज लिखेंगे और ऊपर ही प्लस माइनस हो जाएगा तो नीचे का 0 कोई भी देखता नहीं कि आपने नीचे लिखा क्या है। अगर यही इक्वेशन आपका गलत होता है और नीचे आपने बहुत सारा रामायण महाभारत लिखा है, कोई उसको देखेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसका 100% मतलब है कि आप नीचे का सभी चीज़ें रॉन्ग हो गई।
तो ठीक है, ये हमने 4 मेथड अलजेब्रिक देखे और एक मेथड ग्राफिकल देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 मार्क्स आपको इस चैप्टर से 7 to 8 मार्क्स 100% मिलेंगे। विथ ऑप्शन पकड़ेंगे तो 8 to 9 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गए आपका मेथड्स हो गए। अभी इसमें क्या है कि दूसरा है एप्लीकेशन, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको इसके ऊपर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत लोग डरते हैं इससे, वर्ड प्रॉब्लम में यार ये क्या पूछेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो आपको क्या होना है कि आपका जो माइंडसेट है उसी हिसाब से आपका होना चाहिए। मतलब डरना क्यों है भाई, सब डरना क्या है उसमें, अगर डरेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। डर के आगे जीत होती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन को, तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ कैसे करना है। हर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने हो, 4 लेसन आपके हैं, इसी 4 लेसन में 3 लेसन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एपी और इसमें 100% वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और आते ही है। जो बच्चे इक्वेशन बना पाते हैं वही आगे उसको सॉल्व तो कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 में हमेशा मैंने देखा है कि वर्ड प्रॉब्लम आती ही आती है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क होता है, 2 क्वेश्चन आपके 8 मार्क के, 8 मार्क के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम दिखेंगे ये मैथ्स 1 के पेपर में। क्लियर। तो जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, स्किप करना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशंस होते हैं, तीनों चैप्टर में है। मिनिमम 2 तो आएंगे ही आएंगे, आप लिख के ले लो, ठीक है। मिनिमम 2 प्रॉब्लम, 2 वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, तो आपको कंपलसरी इसमें आती ही है। 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 तो आएंगे ही आएंगे कंपलसरी। तो चाहे वो एपी का हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो, चाहे वो लीनियर का हो। तो देखो क्या क्या स्टेप है, क्या अल्गोरिदम आपको फॉलो करना है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 3-4 स्टेप आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो आपको दिया है क्वेश्चंस, आपको प्रॉपर रीड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाते प्रॉपरली, मतलब जो दिया है ऐसे ऊपर का रीड करते हैं, मतलब उसके पीछे क्या ट्रेन लगाए कि अब इतना फास्ट क्यों रीड कर रहा है भाई। तो धीरे धीरे से रीड कर, धीरे धीरे से रीड करेगा तो तेरे को अंडरस्टैंडिंग समझेगा। तो कीवर्ड्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि आपको रीड द गिवन क्वेश्चंस, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मैं इसको बोलूँगा, रीडिंग बिटवीन लाइन्स। मैंने बहुत बार बोला है रीडिंग बिटवीन लाइन्स क्या होता है। आपको उस लाइन, जो लाइन्स दिए हैं, जनरली वर्ड प्रॉब्लम 3 या 4 सेंटेंस का होता है, कभी कभी छोटा हो सकता है, लेकिन एवरेज पकड़ लो 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि हम उसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना चाहिए, अगर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली एनालाइज करना है, प्रॉपरली पढ़ना है। 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, 5 बार, जितनी बार आपको पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पढ़ने के लिए 4-5 मिनट गए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका नीचे का आउटपुट आए तो 100% आपको रिजल्ट में कन्वर्ट देगा वो। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आपको रीड करना है। केयरफुली रीड करना है इसका मतलब है हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको देखना है। रीडिंग करने के बाद आपको पूछा क्या गया है, जैसे कि सन का एज है, फादर का एज है, मीना का एज है, टीना का एज है, इसका दोनों का कंपैरिजन में होते हैं। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं। 2 वेरिएबल का मतलब होता है कि आपको 2 चीज़ें पूछे गए, प्रॉफिट या लॉस हो, जो भी वर्क है, टाइम है, ऐसी चीज़ें आपको हर एक स्टैंडर्डाइज एग्जाम्पल होते हैं तो पूछे जाते हैं उसी हिसाब से। सो सेकेंड जो आपको समझना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, मतलब जो आपको फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आपको फाइंड क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन हमने रीड किया, फाइंड करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए टू फाइंड आपका हो गया, तो आप उसको वेरिएबल दे दो। मतलब जैसे कि सन, एज और फादर है, तो सन का एज हमने x मान लिया, फादर का y मान लिया। तो ऐसे आपको वेरिएबल को वेरिएबल्स देना है। गिव द वेरिएबल्स और राइट द वेरिएबल्स। सपोज माइंड में करो, लेट द सन एज बी x, फादर एज बी y, या लेट द टीना एज बी x, मीना एज बी y। ऐसा आपको पकड़ना है वेरिएबल। x पकड़ो, y, कोई भी 2 वेरिएबल होना चाहिए। x y करो या p q करो, आपकी मर्जी। ये ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपका x y लेना है, कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं जो आपके स्मॉल लेटर से, उसमें से। जनरली हम x y लेते हैं, हमको आदत हो गए तो x y आप पकड़ के चलो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन आपको क्या करना है, आपका वेरिएबल फिक्स हो गया, हमको पता चला क्या फाइंड करना है। तो फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया जाता है। 2 स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपको 2 इक्वेशन बनाना है। तो पहला आपको फर्स्ट कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन प्रॉपरली करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। सेकंड कंडीशन रीड करेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। अभी इस इक्वेशन बनाते समय बहुत सारी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या है, इज का मतलब मैथमेटिक्स में होता है इज इक्वल टू, ओके। अबव का मतलब होता है प्लस, बिलो का मतलब होता है माइनस, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सभी चीज़ें जो बेसिक है, फंडामेंटल है। आपको ग्रेटर देन, लेस देन, कभी फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन दिया होता है का मतलब
सपोज एनी नंबर गिवन इन द फ्रैक्शन, सो x अपॉन वाई आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक चीज़ है, x अपॉन वाई है। टाइम स्पीड और डिस्टेंस का दे तो आपको एसटीडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंपलसरी, ये तो बेसिक चीज़ है। तो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हमको पता होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड होता नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि सन्स एज इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन दिस फादर एज, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर उल्टा फुल्टा करेंगे तो, या फादर्स एज इज मोर देन ट्वाइस देयर सन्स एज या मदर्स एज, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। ट्वाइस का मतलब 2 होता है, थ्राइस का मतलब 3 होता है, ठीक है, हाफ का मतलब आधा होता है। ये आपको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, उन्होंने वर्डिंग में दिया है, आपको मैथमेटिकली कन्वर्ट करके लिखना है। इससे सिंपल काम क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो सबको आपको करना है। जब इक्वेशन यहाँ तक सबको आ गया तो इसके आगे लास्ट आपको क्या करना है, उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो ए वर्ड प्रॉब्लम है, ए मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, एपी के लिए तो इक्वेशन नहीं होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स अलग अलग क्वांटिटी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल होता है तो एक ही क्वांटिटी में पूछा जाता है। तो यही बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना है कि क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग में क्या करना है आपको, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके वेरिएबल्स, ए, उसके बाद कंडीशंस लिखो और उसको सॉल्व करो। ये एल्गोरिदम आप प्रॉपरली, यही एल्गोरिदम है, इसमें से कुछ, इसमें शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता है। आपका रीडिंग, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद कोई आपको 4 मार्क्स और प्रॉब्लम में जो आते हैं आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स आपको आउट ऑफ वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा जो पहला चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने डिटेल में उसको कंसेप्ट वाइज सब कुछ पढ़ा है। आई होप दैट आप सभी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नो सी देखो, एक क्वेश्चन ए सेम, दोनों भी चैप्टर एक दूसरे को थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से वो याद रखना है। दोनों क्वेश्चन अलग, बहुत सिंपल चैप्टर है। मैथ्स 1 बहुत लोगों को इजी जाता है, फिर भी हम यहाँ पर ले रहे हैं। ज्योमेट्री का हम प्रॉपरली यहाँ पर रिविजन 2-3 लेक्चर में फिनिश करेंगे, ठीक है। नो ये जो यहाँ पर है सेकेंड चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ, थोड़ा सा इजी भी है और आपको सभी को आता भी है। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये भी इक्वेशन है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हमने देखा था, ये भी क्या है आपका एक इक्वेशन ही है। तो इक्वेशन में आपको क्या, इक्वेशन का मतलब अगर जहाँ पर वर्ड इक्वेशन आता है मतलब समझ लेना कि वो तराजू है, बैलेंस करना है एक दूसरे को। तो यहाँ पर इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए 2 साइड होते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड यहाँ पर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक है, वहाँ पर लीनियर था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। वहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल नहीं है। सो वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + bx + c इज इक्वल टू 0 है। मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यहाँ पर है क्या है, x² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कंपलसरी। अगर a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक कब होता है, जिसका पावर, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर कितना है, 2 है। अगर a मतलब इसको ही 0 करेंगे, a कोएफिशिएंट है, ABC कोएफिशिएंट्स आपके, इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन मतलब ये सिंगल लीनियर इक्वेशन में बनेगा। bx + c इज इक्वल टू 0 बचेगा तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए ये आपका होना चाहिए 0 और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ABC बिलोंग्स टू R, ए कोई भी नंबर ए जो चलेंगे जैसे प्रीवियसली हमने देखा है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम में क्या पूछते हैं, देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट एनी 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर योर चॉइस। तो आप कोई भी 1 मार्क के लिए अगर पूछे तो 2 पूछेंगे, 2 मार्क के लिए पूछे तो 4 इक्वेशन कोई भी आप ले लो, ABC की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करना है, आप बोलेंगे कि इसको सॉल्व नहीं हो सकता है, ये तो अलग बात है। तो यहाँ पर ABC की अगर यहाँ पर मैंने लिखा 2x² प्लस यहाँ पर लिखा है 5x + 10 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल है यहाँ पर x से लगा, ये सब कुछ है। तो अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए तो आपको लिखना है
कभी कभी आता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ही रूल याद रखना है, पावर आपका होना चाहिए 2, जिसका पावर 2 वही आपका क्या होना है, क्वाड्रेटिक है। अगर पावर यहाँ पर -2 होता है तो आपका x का पावर -2 है तो ये नहीं है। कभी कभी ऐसे भी देते, देखो अगर ये इक्वेशन ये तो आपका क्वाड्रेटिक है, मैंने यहाँ पर लिखा है 3x² + 5 = 0। नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस और नो? 3x² + 5 = 0, yes or no? Is it a quadratic equation? Yes, because the highest power is 2। हमको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है 2। आप बोलेंगे कि इसमें मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ए bx नहीं है इसमें, +5x, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं ना। हमने यहाँ पर खाली बोला है a 0 होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 होगा तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, b 0 होता है तो a बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यही इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यह क्या होगा, 3x²। अभी जो नहीं है 0x + 5 = 0 हो गया स्टैंडर्ड। तो अगर हम ABC के वैल्यू कंपेयर करेंगे, a 3 है, b 0 है, c 5 है। क्लियर? तो आपको अगर बोलते हैं ऐसा इक्वेशन है क्या, 100% है और इसको हम ऐड कर सकते हैं और इसके कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है कि कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। तो आपको आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको आता है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन सभी को आना ही चाहिए और आते ही है। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखना है a 0 नहीं होना चाहिए, ax² + bx + c। नाउ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पहला मेथड है कि आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत बार आपने किया है तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा। फैक्टर्स आपको निकालने हैं, मतलब देखो सोल्यूशन इस केस में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता था कि हमको x और y के ऐसे वैल्यूज फाइंड करना है जो उसको सेटिस्फाई करे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है x² + 5x + 6 = 0 है। क्लियर? एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड दिया है। अभी इसको सॉल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का इसके केस में सॉल्यूशन होता है क्या है, देखो क्या होता है सॉल्यूशन। इसको आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमको सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रूट्स। इसको हमको क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x के आपको 2 वैल्यूज ऐसे मिलेंगे, जैसे कि 2 सॉल्यूशन लीनियर में मिलते थे लेकिन वो अलग अलग थे, x और y थे। यहाँ पर पावर 2 है x का, इसलिए इसको सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, देखो ग्राफिकली भी ये सॉल्व हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपने डीप में पढ़ा होगा, सपोज यहाँ पर आपको नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं इसके जो ग्राफ होते हैं ऐसे अपवर्ड होता है पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करता है तो इसके 2 रूट्स होते हैं या 2 जीरोज बोलते हैं, यहाँ पर 2 जीरोज होते हैं पॉलिनॉमियल में। तो वैसा ही कि अगर आपका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है तो यहाँ पर जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके 2 सॉल्यूशन है। उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कोई भी है एक ग्राफ अगर डाउनवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोलते हैं, जहाँ पर कट कर एक्स एक्सिस को, ये उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। इसलिए आपको जहाँ पर पावर जितनी है उसका उतना क्या होगा, उसके उतने रूट्स होंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की जगह क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन आता है सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब आपको इसके रूट्स फाइंड करना है। सो पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत सिंपल है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कौन बताएगा? फैक्टराइजेशन मेथड आपको फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब फैक्टर्स निकालने के लिए क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको। ओके, ये आपका मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है, और ये आपका फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म है। फार्मूला सबको पता है, आपको ऐसे 2 नंबर्स को चॉइस करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, और जिसका उसी सेम नंबर का एडिशन कितना होना चाहिए, 5। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 6 1 6 आएगा। ऐसे 2 नंबर आपको फाइंड करना है जिसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 6 और एडिशन आना चाहिए 5। तो बहुत सिंपल है, 3 2 6 होता है, 3 2 6 है और 3 + 2 5 है। तो हम पुट करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत सिंपल मेथड है, ये सॉल्व करने के लिए नहीं, आपको आता है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, 2x² है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो अलग आएगा। ठीक है, एडिशन तो सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। ये 6 2 12 है, ठीक है 12 है, तो इस केस में आपका अलग आ सकता है, इसके नंबर अलग हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है कि ये आपका
आपका फर्स्ट मेथड हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ सेकंड मेथड, 3 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा मेथड आपका है फॉर्मूला मेथड। तो बहुत सिंपल मेथड आपको यहाँ पर दिए कि एक एक मेथड करके आपको उसको अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन सबको आता है। नाउ सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत आसान ये मेथड है। 3-4 स्टेप्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, क्या क्या है हम देखें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है जो आपको इक्वेशन दिया जाता है, इक्वेशन आपको कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में। इसका मतलब जो भी इक्वेशन यहाँ पर आएगा, जो पहले जो 3 टर्म होते हैं उसका आपको निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज x² + x + 6 है, तो इसको हमको क्वाड्रेटिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आना है। बहुत सिंपल होता है, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि एक एग्जांपल ही लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो आपको समझ में यहाँ पर आने वाला है। तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है यहाँ पर, तो क्या है एग्जांपल देखते हैं, बहुत बार पूछा गया है एग्जांपल। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। x² + x - 20 है। एग्जांपल क्या है देखो, x² + x - 20 = 0 है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर इक्वेशन दिया है, तो इसमें हमको क्या करना होता है कि थर्ड टर्म हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड टर्म जो हम इस इक्वेशन में ऐड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, थर्ड टर्म या tt = हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और इसका स्क्वायर होता है। मतलब थर्ड टर्म टू बी एडेड, इसमें हम थर्ड टर्म ऐड करेंगे वो सेपरेट करेंगे। तो थर्ड टर्म टू बी एडेड, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अभी इसको हमको थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म = हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए पहला थंब रूल क्या है, पहला थंब रूल है कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब जो भी x² है, जो भी x² का कोएफिशिएंट आता है ये मस्ट बी 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो आपको उसको 1 करके लेना है, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो फिर से एक बार ध्यान दे दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो आपको 1 करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 होता तो क्या करते, 9 को थ्रू आउट द इक्वेशन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी आपका ये 1 आएगा। हर एक जगह राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो याद रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1, और उसके बाद में हम उसको थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है और इसका कितना है, इसका स्क्वायर है। तो ये 1 × 1 क्या होगा, 4 होगा। तो थर्ड टर्म कितना है आपका, थर्ड टर्म टू बी एडेड, यहाँ पर होता है टू बी एडेड, थर्ड टर्म टू बी एडेड इज 1/4, ठीक। यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट ऑफ x लिया है, x² नहीं है। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है। तो थर्ड टर्म टू बी एडेड इन दैट इक्वेशन 1/4। अभी अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या आता है, देखो यहाँ पर है x² + x प्लस, अभी थर्ड टर्म जो होता है कोएफिशिएंट के पहले, कांस्टेंट टर्म है उसके पहले लिखना है, जो कोएफिशिएंट है x उसके बाद में लिखना है। तो ये कितना आपका आया है, 1/4 है। देखो टू बी एडेड है, हमने ऐड किया है, तो हमने इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ किया यहाँ पर, मैंने हमने उसको ऐड किया। ऐड करने का मतलब उसको हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हमको हमेशा इक्वेशन बैलेंस मोड में ही रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। विदाउट छेड़छाड़ करने के बाद हम, लेकिन देखो अगर छेड़छाड़ हम करते हैं तो इक्वेशन एज इट इज रहना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, अगर हम इसमें 1/4 ऐड करते हैं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए हमको ऐड भी करना है और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। और ये माइनस जो है यहाँ पर, ये -20 यहाँ पर है, ठीक है, = 0। क्लियर। देखो फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट जो x² का है वो 1 होना चाहिए। उसके बाद थर्ड टर्म = हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर। जो भी आता है आप सॉल्व करो, आपको जो भी है मिलेगा। उसके बाद आपको थर्ड टर्म ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसे इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमेशा इक्वेशन प्रीवियस जो स्टेप होता है एज इट इज होना चाहिए। हम चेंजेस कर सकते हैं लेकिन एज इट इज ऊपर के साथ रहना चाहिए, इसलिए हमने प्लस, अगर हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर का इक्वेशन बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। बट हम जो आगे का स्टेप करना है हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने ये सब कुछ किया है यहाँ पर, ठीक। देखो अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो फर्स्ट 3 टर्म है
हम फर्स्ट 3 टर्म्स जो होते हैं उसी टर्म्स को हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट में आपको लिखना है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अभी ये तो नॉर्मल नंबर है तो आता नहीं है, बहुत सारे बच्चों का यही इशू है कि अगर यहाँ पर अलग अलग नंबर आते हैं तो उसका लिखना कैसा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, तो वैसा है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पर देखो, ये जो एक कांस्टेंट टर्म है हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा उसका, ए एज इट इज लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 है इज इक्वल टू ए 1/4 और प्लस 20 है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ए, इसका हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लिखना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको ये जो 3 टर्म्स है, आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म आता है, तो उसको एक्सपांड करेंगे तो इसके भी टर्म है। अभी ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है तो उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में या कॉम्प्रेस वर्जन में आपको लेके आना है, फॉर्मूला फॉर्म में, करेक्ट। तो जो भी यहाँ पर होता है, देखो जो भी थर्ड टर्म यहाँ पर दिया होता है तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एक्स स्क्वायर में यहाँ पर जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस ये बीच का 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये थर्ड टर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट में। तो जो थर्ड टर्म हमने जो ऐड किया है इसको हमको क्या करना है, इसको उसका स्क्वायर रूट हमके लेके आना है, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, प्लस अभी यहाँ पर बी, यहाँ पर है बी का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी का स्क्वायर है, इस साइड बी का स्क्वायर था तो यहाँ पर बी खाली लिखा है, मतलब बी का स्क्वायर रूट लिखा है इसमें। तो यहाँ पर 1/4 आपका बी है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, बी का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2 होता है, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, स्क्वायर खत्म। दैट इज द, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट में हमने कंप्लीट स्क्वायर में लिख दिया। ये आपकी जो फॉर्मूला होती है कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया x प्लस 1/2 और स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो गया, 24 × 81 डिवाइडेड बाय 4, ओके। नो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये स्टेप बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसके साथ कंपेयर करके आपको दिखाया। यहाँ पर साइन भी चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास दूसरा भी फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। थर्ड टर्म जो होता है उसका हमेशा स्क्वायर रूट लेना है और एक एक्स स्क्वायर का जगह x लिखना है, दैट्स इट, सिंपल। इस सिंपल वे में हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, हमारा एम क्या है कि रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर x उसका स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1/2 होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 81, यहाँ पर इस साइड निकलेंगे तो प्लस माइनस होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 है और इसका 2 है, क्लियर, 9/2 हो गया। स्क्वायर रूट निकाला है इसलिए प्लस माइनस आता है, यहाँ पर a 1/2 यहाँ पर जाएगा तो माइनस होगा, x इज इक्वल टू 9/2, ए प्लस और माइनस है, 9/2 माइनस यहाँ पर 1/2 होगा। तो इस साइड में लिखता हूँ, वही स्टेप यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस 9/2 लिखते हैं, 9/2 माइनस 1/2, और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर प्रॉपरली x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे 9/2, यहाँ पर है माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2, क्लियर। जो वैल्यू चेंजेस है वहाँ पर लिखेंगे, ये 2 बेस कॉमन है तो यहाँ पर 2 है, 9 माइनस 1 8 होगा, 8 होगा, और x इज इक्वल टू 2 बेस डिनोमिनेटर कॉमन है, -9 -1 -10 हो गया, सो इसका आएगा 4 और इसका x इज इक्वल टू है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आएगा, x इज इक्वल टू -5। तो ये आपका सोल्यूशन है। हमेशा सोल्यूशन आपकी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होना चाहिए, याद रखना है। यहाँ पर खाली एक लेके 9/2 लेके जाना नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर रूट को निकाला है, स्क्वायर रूट को निकाला है तो प्लस माइनस आता है, मतलब जैसे कि आपका 2 का स्क्वायर है, इसका 2 का वैल्यू प्लस माइनस भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो वही आंसर उसका सेम आने वाला यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सबसे सिंपल मेथड है। पहला आपको थर्ड टर्म ऐड करना होता है, पहले तो चेक करना है कि कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म करो, जो थर्ड टर्म ऐड किया है ऐड भी करना है, सबट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। जो उसके बाद जो पहले 3 टर्म है इसका आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर या a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। थर्ड टर्म का ही स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर अगर 81/4 होता तो यहाँ पर 9/2 आता, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। और बाकी के इस साइड में राइट हैंड में कैलकुलेशन करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट करना है और एज इट इज आपको ये निकालना है सोल्यूशन, ओके। इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन दिस वे वी कैन हैंडल द क्वेश्चन। मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है
मतलब ऐसा था, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर प्रॉपरली देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा उसमें, तो ऐसा क्यों देते हैं, 3 मार्क के लिए जनरल इक्वेशन पूछा जाता है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन सिंपल कैटेगरी में आता है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मेथड आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो सबसे सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं है, हमने लिया है फैक्टराइजेशन। तीसरा है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड क्या है, देखो फॉर्मूला मेथड में आपको क्या करना है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला बनाए हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे वो कैसा आया, उसका डेरिवेशन क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। तो फॉर्मूला मेथड में x का वैल्यू ही हमको फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला है। ओके, -b प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसके लिए x के लिए एक बार प्लस आएगा, x के लिए एक बार माइनस आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज अभी जो इक्वेशन लिया था हमने x² + x - 20 = 0 है, तो क्या होता है इसी इक्वेशन को हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है खाली, बाकी यहाँ पर कुछ करना नहीं। a, b और c का वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आपको ये जो b² - 4ac है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बहुत बार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करो, खाली इतना ही करो, डेल्टा फाइंड करो। जनरली हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो इसका फॉर्मूला है। तो अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो पहले आप b² - 4ac फाइंड करो, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट मत करो। स्टेप क्या है, पहला स्टेप, पहले इक्वेशन एज इट इज लिखो, उसके बाद कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, बी का कोएफिशिएंट 1 है, सी का कितना है -20 है। तो ए बी सी ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपको पुट करना है और डेल्टा का वैल्यू आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूले में आना है -b प्लस और माइनस जो भी वैल्यू आपको पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। आई नो दैट आप सभी लोग यही मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, अगर खाली सॉल्व करके आता है। ठीक है, इसी केस में भी है, खाली सॉल्व करके आए तो यू हैव टू चॉइस एनी चॉइस, यू कैन डू इट। अगर पर्टिकुलर बोला जाता है कि इस मेथड से करना है तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये डिस्क्रिमिनेंट है, अभी हम इसका आगे का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 मार्क के लिए और एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे गए इसके ऊपर क्वेश्चन। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपका है। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स है उसका नेचर क्या होता है, मतलब there are 3 possibilities are there. Okay, the nature of roots determined by the value of the discriminant. The value of discriminant defines the nature of roots. 3 प्रकार के रूट्स होते हैं, रियल होते हैं, इक्वल, रियल, अनइक्वल। वो क्या क्या हम देखेंगे। फर्स्ट केस में क्या होता है, इफ जो आपका b² - 4ac या डेल्टा, इसको मैं डेल्टा ही बोलता हूँ डायरेक्ट, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स जो होते हैं रियल एंड अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा, इफ डेल्टा इज लेस देन 0 इसके नॉट रियल रूट्स होते हैं, उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं। लेस देन 0 का मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू उसमें आ गए, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू आ गए। रियल एंड अनइक्वल इसका मतलब होता है कि 2 वैल्यू, जैसे कि 2 और 5 है, मतलब ये रियल वैल्यूज है लेकिन 2 इसका वैल्यू अलग है, A2 है वो 5 है, अलग अलग है, अनइक्वल है। और यहाँ पर नॉट इक्वल है, नॉट रियल होते हैं। अगर इफ डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, एग्जैक्ट 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रूट्स रियल भी होते हैं, रियल एंड इक्वल आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट आपके सभी के ये सभी चीज़ें याद परफेक्ट है। सो नेचर ऑफ द रूट्स डिफाइंड बाय द value of the discriminant, that is delta is greater than 0, real and unequal, delta is less than 0, roots are not real, और उसको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। डेल्टा इज 0 होता है तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल ऐसे होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये गलत करना नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में जो है वो, अगर कभी कभी आपको कभी कभी बोला जाता है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर गिवन देन फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। ओके, आपको फॉर्म लीनियर इक्वेशन करने के लिए बोलते हैं, इसलिए आपको जो स्टैंडर्ड हमारा फॉर्म है ax² + bx + c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें एक कंसेप्ट होता है कि सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, इसके लिए हम अल्फा यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इन जनरल फॉर्म रूट्स के लिए हम अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स
अल्फा और बीटा ये आपके क्या है, रूट्स है। हमने यहाँ पर यूज़ किया ना रूट्स वर्ड, जैसे 2 और 5 ये रूट्स है, अल्फा 2 है बीटा 5 है, मतलब ये रूट्स है। इन जनरल रूट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। सो सम ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये दो फॉर्मूले आपके 100% याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अभी उल्टा पूछेंगे, इफ द रूट्स आर गिवन देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत x के ऊपर 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक इसके लिए है, अगर आपको रूट्स दिया है और बोला है कि फॉर्म एन इक्वेशन, तो आपको डायरेक्टली फॉर्म करना आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ए फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, इसका जो भी वैल्यू आता है यहाँ पर पुट करना है x, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला c बाय ए है, कंपेयर करना है पहले आपको इक्वेशन को, ठीक है। और c अपॉन ए क्या आता है आपको देखना है, तो c बाय ए आपको आता है। कभी कभी डायरेक्टली देते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, कंफ्यूज करना नहीं है, सम ऑफ रूट्स इज दिया है 5। अभी सम ऑफ रूट्स अगर 5 दिया है, इसका मतलब सिंगल रूट्स वहां पर दिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सम वर्ड बोला है, इसका मतलब इसका वैल्यू डायरेक्टली आपको दिया है 5, और ये डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, क्लियर। और खाली सिंगल सिंगल दिया है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब सिंगल अल्फा 2 दिया है बीटा 5 दिया है, तो अल्फा 2 और 5 होगा 7 होगा, ऐसा समझ में आया। तो अगर सम ऑफ द रूट्स इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 10, देन फॉर्म लीनियर इक्वेशन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये आना चाहिए। Got it? So this is all from this chapter, that is the quadratic equation। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशंस है, जो रियल लाइफ एग्जांपल एप्लीकेशन या वर्ड प्रॉब्लम जो बनते हैं, वो सेम जो मैंने अभी मेथड पिछले लेसन में बताया था, सेम मेथड आपको फॉलो करना है, और सेम मेथड से आप वही एग्जाम्पल को टैकल करेंगे। मतलब क्या है प्रोसीजर, अल्गोरिदम क्या है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीडिंग बिटवीन द लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड केस आपको उसको डिनोट करना है कि उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड केस है कि फाइंड क्या करना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, अपस्ट्रीम बोट का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रीड करो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस प्रॉपर उसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, स्टेटमेंट को समझना है। उसके बाद आपको सेकंड क्या फाइंड करना है आपको पता होना चाहिए। थर्ड जो है वेरिएबल्स तो एक ही है, आपको लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम या स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम जाने के बाद क्या होगा, अपस्ट्रीम आएगा तो क्या होगा, तो रिवर का करंट क्या होता है। उस केस में रिवर करंट एक नॉर्मल नदी को करंट होता है, जो नदी का स्पीड होता है उसको करंट बोलते हैं, तो रिवर करंट इतना है। कभी कभी बोलते हैं कि रिवर करंट को फाइंड करो, तो अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसमें स्पीड ऐड होगा, अपस्ट्रीम आएगा तो माइनस होगा, मतलब क्रॉस जा रहे हैं हम, डाउनस्ट्रीम हमारे बोट के स्पीड में नदी का भी स्पीड आएगा, अगर उल्टा हम चलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी आ सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड, यहाँ पर जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला है, एनी मेथड यू कैन सॉल्व, एनी मेथड से आप यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 लेसन यहाँ पर हमने प्रॉपरली रिवाइज करके यहाँ पर कंसेप्ट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं मैंने आपको इन डिटेल में यहाँ पर बताया है। देखो कभी कभी एक इसमें बाकी की के का वैल्यू बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लाइक दिस, तो वो तो बहुत सिंपल है, जो भी रूट्स दिए वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू फाइंड करो। 2 मार्क के लिए के का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो बहुत सिंपल है, तो आप इजीली आप वो कर सकते हैं। आई नो दैट वेरी वेल, ओके। नाउ Now we are going to discuss the third chapter, that is the arithmetic progression. Now arithmetic progression is very simple lesson. You just understood the only 2 formulas are there in this chapter. So we are going to discuss that in within 10 to 15 minutes. We are finished the chapter. Now see here, what is the arithmetic progression? AP हम इसको in short बोलते हैं कि AP क्या है, और बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सारे लोगों को इसमें मार्क मिलते हैं, लेकिन
फिर से वही बात, इसमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं कि आपको समझना है उसमें क्या क्या करना है। तो बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको दिया जाता है। चैप्टर नंबर 3 आपका है कि एपी है, इन शॉर्ट में लिखता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरे सीक्वेंस आपको पढ़ा है, सीक्वेंस होता है एक नंबर का, एक पैटर्न कोई तो फॉलो होता है। जैसे कि नंबर के बीच में सपोज मैं इवन नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8, तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म को ऐड करके सेकंड टर्म आपको मिलता है। जैसे कि यहाँ पर 2 4 है, 2 4 6 8, मतलब एक कोई तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। सो सीक्वेंस में क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है आपका। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अल्सो सीक्वेंस, बट उसमें क्या है, आपको सेकेंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस होता है उसमें आपको क्या मिलता है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is nothing but is in a sequence. We get the next term to add the previous term to in it, and that the difference is nothing. The difference, whatever you are adding fixed term, a fixed number or fixed any we can add it. That is called as the common difference, which is denoted by the D. Okay. सो इस सीक्वेंस में टर्म हम बोलते हैं कि T1 है, T2 है, T3 है और डॉट 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 Tn होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतने टर्म्स है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बहुत बार पूछा है, गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। तो उसके लिए आपके क्या है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर मैंने 2 4 6 लिखा है तो इसका ए आपका T1 है, T2 है, T2 माइनस T1 कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पर T2 माइनस T1। सपोज ये 2 है, 4 है, 6 है, 8, ये इवन नंबर से डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं। एक टर्म T2 है, T3 है, तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, सॉरी D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो कोई भी टर्म का आप लेंगे तो 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा। सो कॉमन डिफरेंस आपको ऐसे मिलता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, यहाँ पर T1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, याद रखना है, T1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला है। अभी ये हो गया। आपको क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर इट इज एपी और नॉट। इट्स वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स मस्ट बी सेम। आपको ये चेक करना है। ओके, अगर वो है तो आप बोल सकते हैं कि ये एपी में है। दूसरा इसमें है, दूसरा जो पार्ट है इसका, अगर आपको nth टर्म ऑफ द इक्वेशन आपको फाइंड करना है, मतलब Tn फाइंड करना है। यहाँ पर T1 दिया है या T1 दिया है, Tn फाइंड करना है। कोई भी टर्म यहाँ पर तो मैंने स्टॉप किया, यहाँ पर आप इन्फिनिट सीरीज इसको बढ़ा सकते हैं। तो Tn nth नंबर ऑफ एनी सीक्वेंस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड, देन व्हाट वी हैव टू नीड, देन यू नीड अ फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। T1 को हम A बोलते हैं, A मतलब फर्स्ट टर्म में होता है, इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू ब्रैकेट D। तो कोई भी सीक्वेंस जो मिलेगा आपको, कोई भी सीक्वेंस में से कोई भी टर्म अगर वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब सपोज उन्होंने बोला कि इस जो इवन नंबर है, इवन नंबर का 50 टर्म फाइंड करो तो 50 टर्म, फाइंड द 50th टर्म, ऐसा आपको बोला है। तो क्या करेंगे, मतलब n आपको 50 दिया है, 15 टर्म आपको फाइंड करना है। तो A आपको पता है 2 है, n-1 D कॉमन डिफरेंस 2 है, पता चलेगा, तो डायरेक्टली आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, जहां पर टर्म को फाइंड करना है तो इसलिए आपको फॉर्मूला Tn A प्लस n-1 D को यूज करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या है। फाइंड द 4th टर्म इन एन AP, मतलब 4th टर्म फाइंड करो, फाइंड 6th टर्म फाइंड करो, 8th टर्म फाइंड करो। तो इसके लिए आपको पहले डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP में है, अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो वो सॉल्व ही नहीं कर सकते हम, उसको आगे हम फॉर्मूला कोई यूज नहीं होता है। क्लियर? तो ये हो गया nth टर्म ऑफ सिक्वेंशन अगर आपको फाइंड करना है तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। दूसरा है कि Sn का फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Sn कैसे उसको फाइंड आउट करना है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ द nth टर्म्स, मतलब कोई भी आपको सम करना है, कोई भी जो सीक्वेंस दिया है या AP दिया है, उन्होंने बोला कि इसका सम कितना आ सकता है। मतलब फाइनाइट दिया है या इनफाइनाइट दिया है, दोनों टाइप के होते हैं, फाइनाइट भी होता है AP, इनफाइनाइट AP भी होता है। तो अगर आपको फाइनाइट AP दिए तो उन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो पहले आपको 1 to 100 में कितने ऑड नंबर से A फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला Tn। उसमें सम कितने हैं, मतलब वही ऑड नंबर्स का कितना सम आता है वो फाइंड करने के लिए Sn का यूज करना पड़ेगा।
तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। दूसरा एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर होता है a प्लस ATN बोलते हैं, कुछ लोग यल बोलते हैं, मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, डायरेक्टली हम Sn इसको फाइंड कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a माइनस n-1d। कोई भी क्वेश्चन का सम फाइंड करना है या कोई भी इक्वेशन का कुछ यहाँ पर दिया है कि फाइंड सम करना है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक दो फॉर्मूले, इस दो फॉर्मूला यूज करके आप पूरे चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार दिया जाता है कि 3 मार्क के लिए, देखो इस बार भी 100% क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। तो इन जनरल टर्म्स आपको डिसाइड, अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन के नीचे देते हैं दीज आर द ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, दीज आर द टर्म्स, देयर आर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस और इन द एपी, देन फाइंड द टर्म्स। वो फाइंड करो टर्म्स करना, मतलब ये जनरल टर्म्स आपको दिया है और आपको बोला है कि उसके टर्म्स फाइंड करो। तो कभी कभी जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन के ब्रैकेट में दिया जाता है कि दीज आर द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। अगर दिया नहीं तो हमको मान के चलना है कि a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, 2d, दीज आर द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। क्लियर? तो उसके ये बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। दीज क्वेश्चन में दिया जाता है कि दीज आर द 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ऐसा तो दिया नहीं जाता है। क्वेश्चन ऐसा होता है the sum of the first term and the fifth term is something and the product of the first and last term is something, then find the terms in the sequence and in bracket they are giving these are the terms। तो बहुत सिंपल है। अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म का एडिशन 20 दिया है और मल्टीप्लिकेशन 5 दिया है, तो आपको इक्वेशन में लेके आना है। वो बहुत सिंपल होता है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए रहेंगे। अगर इसमें है तो मैं देखता हूँ एक आध क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन इतना कुछ इसमें डिफ़िकल्ट मेरे ख्याल से तो नहीं है, आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। एपी चेक करने के लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस प्रॉपरली आपको उसको करना पड़ेगा, दैट्स इट। बहुत बार इसके ऊपर एमसीक्यू में आते हैं और जनरली जो एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो एक्टिविटी बेस में भी आपको जो एम्प्टी बॉक्स छोड़ के आपको दिया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ द 27 दिया है और दूसरा है कि प्रोडक्ट 54 दिया है और टर्म्स दिया है। ये पूछा है पिछले साल क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव दिया है, सपोज इसका सम ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज 27, ऐसा क्वेश्चन है, एंड प्रोडक्ट इज 54 दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन है। और फाइंड द टर्म, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 4 या 3 मार्क जनरली पकड़ लो, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी पूछते हैं। 4 मार्क के लिए पूछे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। सेकंड टर्म तो आपको पता है, मतलब सेकंड और फोर्थ टर्म, ये सेकंड a माइनस डी है प्लस a प्लस 2d है, और इसका क्या आपका 27 दिया है, ऑलरेडी दिया है। इसका सम दिया है 27 है, तो सम किया हमने इसका और इसका सम, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, a टू कितना हो गया 2a और ये माइनस डी इज इक्वल टू 27, तो इक्वेशन 1 बनता है ऐसा। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट दिया है तो इक्वेशन 2 बनेगा, एक का वैल्यू एक में पुट करो, ए का वैल्यू फाइंड करो, डी का वैल्यू फाइंड करो, और उसके बाद में ए इसका आएगा। आपको बोला है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करो। फाइंड करने के लिए आपके पास इस इक्वेशन का यूज करके आप ए और डी फाइंड कर सकते हैं। तो ए और डी फाइंड करेंगे तो ए और डी के वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो आई होप दैट ऑल द थिंग्स आई डिस्कस्ड टुडे इन दिस लेक्चर, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यहाँ पर हमने पार्ट 1 लिया है। मैंने सोचा था कि पूरा सिलेबस 1 शॉट में हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, एक एक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। आप प्रॉपरली लेक्चर देखो, अगर जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके देखो, या क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी का जो पिक्सल है वो चेंज करके आप वो प्रॉपरली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाहर एग्ज़ाम, मतलब जो आज हमने यहाँ पर देखा है, इसके बाहर कोई भी नहीं क्वेश्चन आ सकता, उसी हिसाब से उसी प्रकार ही क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, और बहुत सिंपल मैथ्स 1 का पेपर जनरल होता है। इसलिए ये 3 चैप्टर मिनिमम हमने 3 चैप्टर देखे हैं, तो 3 चैप्टर आपको 50% हमारा मैथ्स 1 का प्रिपरेशन यहाँ पर फिनिश हुआ है। 20 मार्क्स इसमें से 100% आते ही है। इसलिए ये बहुत सिंपल चैप्टर है, जस्ट रिकॉल आप करना है। एक इतना ही लेक्चर देख लिया तो आपके लिए बहुत होगा सभी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। टुमारो सेकेंड पार्ट इसका मैं लेके आऊँगा 1 शॉट सीरीज़ का, जिसमें आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बाकी है और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाकी है। 3 चैप्टर 1 शॉट में हम पूरा कंप्लीट करेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के पास शेयर करो, अच्छी तरह से देखो। और यस, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, हौसला आपको हारना नहीं है। थैंक यू सो मच।